नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर जीएस 2 पेपर को, और इसमें हम 62 बीपीएससी पेपर को डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे अन्य एग्ज़ाम्स के लिए आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। आप इससे संबंधित जानकारी इन गिवन नंबर्स पर ले सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स ईजिली मिल जाएंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कि डीपीएसपी जो होते हैं ये पवित्र घोषणा पत्र मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश हैं। इस कथन की हमको व्याख्या करनी है और बताना है कि वे व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका उद्देश्य होता है कि समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना। बेसिकली ये वेलफेयर सोसाइटी इस्टेब्लिश करने के लिए इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये सोशल और इकोनॉमिक स्थितियों को बेहतर करते हैं। डीपीएसपी की जानकारी एक नागरिक को सरकार के कार्यों पर नज़र रखने में मदद करती है। देखिए, आपको पता है जो डीपीएसपी होते हैं ये एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। अगर इनको फॉलो नहीं किया जाता है तो इसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। लेकिन ऐसा कहा गया है कि सरकार को अपनी नीतियों का निर्माण करते वक्त डीपीएसपी को ध्यान में रखना होगा। राइट, तो हम थोड़ा सा इसमें ऐसा इंट्रोडक्शन दे देंगे, डीपीएसपी के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एक नागरिक सरकार के कार्यों के माप के रूप में डीपीएसपी का उपयोग कर सकता है और उसमें कमी की पहचान कर सकता है कि जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये उसको पता लग सकता है। राज्य कार्य करता है, लेकिन जो डीपीएसपी है ये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। आपको पता है डीपीएसपी डायरेक्टिंग फोर्स है, गाइडिंग फोर्स है, जिसको फॉलो कर जो सरकारें होती हैं वो पॉलिसीज़ और कानून बनाती हैं। ठीक है, वे राज्य के आदर्श कार्यों और अपेक्षाओं को दर्शाती हैं। देखिए, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं जिसके हिसाब से राज्यों को अपने कानून निर्मित करने होते हैं। वही बात दोबारा लिखी हुई है। उनकी पूर्ति और गैर पूर्ति ये निर्धारित करती है कि राज्य अपने नागरिकों के लाभ के लिए काम कर रहा है या नहीं। यदि पॉलिसीज़ जो होंगी वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग बनी होंगी तो पता चल जाएगा कि राज्य पूर्ति के लिए काम कर रहा है, अपने नागरिकों के लाभ के लिए काम कर रहा है। उसके बाद कहा गया है कि डीपीएसपी की सहायता से राज्य सुनिश्चित करता है कि कानून निर्माण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी वस्तुओं के प्रावधान, आवास आदि के लिए योजनाएं बन सके। सारे जो डीपीएसपीज हैं मेरे ख्याल से आपको याद होंगे। नहीं याद हो तो जल्दी से एक बार इसको पॉज करके सारे डीपीएसपीज रिवाइज कर लीजिएगा। आपको ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं सारे आपको पता होने चाहिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेंस के एग्ज़ाम में भी आप उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन केस आपको नहीं याद है तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में बेसिकली एक स्टेटमेंट दी हुई थी और हमको उसी को एक्सप्लेन करना था और बताना था कि ये व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। तो डीपीएसपीज़ को व्यवहार में लागू किया गया है और इसी के माध्यम से कानून और पॉलिसीज़ का निर्माण होता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं सरकार की पॉलिसीज़ के निर्माण में। राइट, तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे और इसमें कुछ आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे कि शिक्षा का एग्जाम्पल मान लीजिए, तो डीपीएसपी में अगर दिया हुआ है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है तो उसके लिए सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है, कानून लाया गया है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स को भी इसमें ऐड किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण करना है और क्या ये धर्मनिरपेक्षता का
विरोधी है। तो सबसे पहले जो हिंदुत्व है, इस शब्द को वी.डी. सावरकर ने प्रचलित किया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको हिंदुत्व के बारे में बताना होगा। इसने राजनीतिक विचारधारा के रूप में जन्म लिया और सनातन धर्म जो है इसके दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों के साथ इसका कम संबंध है। तो हिंदुत्व जो है इसको सनातन धर्म के साथ माना जाता है। बेसिकली एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व ने जन्म लिया था और इसके सनातन धर्म के जो दार्शनिक रहे हैं और जो आध्यात्मिक विचार रहे हैं उसके साथ इसका थोड़ा संबंध कम माना जाता है। ठीक है, हिंदुत्व शब्द की वर्तमान व्याख्या जो है वो राष्ट्रवाद के समान ली जाती है और संविधान ने विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दे रखी है हमें। ये बात क्लियर है? तो संविधान के हिसाब से हमारा जो भी रिलीजन है, जो भी चीज़ है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप रिसेंट ईयर्स में अगर देखें तो जो हिंदुत्व शब्द है इसको नेगेटिव कनोटेशन में लिया जाने लगा है हिंदुत्व को। तो इसको भी आपको मेंशन करना होगा। स्टार्टिंग इसका एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में हुई थी और जो सनातन धर्म है उससे थोड़ा सा उससे हम कनेक्ट कर देखते हैं, लेकिन उस दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि वो एक रिलीजन की बात करते हैं। यहाँ पर ये हिंदुत्व जो है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ज़्यादा संबंध रखता है, इसलिए दोनों में संबंध थोड़ा कम नज़र आता है और हाल के वर्षों में ये नकारात्मक अवधारणा ले चुका है। कई बार हम इसको एक नेगेटिव रूप में देखते हैं। हालांकि यदि सच्चे अर्थों में देखें तो हिंदुत्व जो है अपने चित्रण के लिए इसके कई जो अर्थ हैं वो भिन्न रूप से देखे जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ लेते हैं और भारत एक ऐसा देश है जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है और इसी का प्रचार करता है। तो यहाँ पर सारी ही विचारधाराएं एक साथ समाहित हैं, राइट। इस प्रकार यदि हम देखें तो जो खतरा हमें आज दिखाई देता है ये मेनली हिंदुत्व से नहीं है, लेकिन जो हिंदुत्व का बदला हुआ स्वरूप आज देखा जा रहा है उससे खतरा दिखाई दे रहा है। तो सरकार को इस तरह की जो मानसिकता है उसको रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए और एक सही मानसिकता लोगों के बीच प्रचलित हो और लोग इसके नकारात्मक अर्थ को ना समझें, इसलिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। इस तरह से हम इसको थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है कि भारतीय राजनीति में प्रमुख जो दबाव समूह हैं उनकी पहचान करनी है और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण करना है। दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं? ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपने सामान्य हित को बढ़ावा देने और उसके बचाव के लिए एक संगठित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, ठीक है। और ये सरकार में नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो प्रेशर ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। ये अलग अलग लोगों का समूह होता है जो अपने अपने हितों के हिसाब से सरकार पर दबाव डालता है और सरकार उस हिसाब से नीतियों का निर्माण करती है। तो भारत में कौन कौन से दबाव समूह हैं? व्यापार समूह हो जाएंगे, ट्रेड यूनियंस हो जाएंगे, प्रोफेशनल ग्रुप्स यानी कि पेशेवर समूह हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हुए चलते हैं। व्यापार समूह में कौन हो जाएगा? फिक्की, एसोचैम, ये सारे आ जाते हैं। और उसके बाद ट्रेड यूनियंस की बात करें, देखिए यहाँ पर नीचे लिखना चाहिए यहाँ पर। तो ट्रेड यूनियंस में कौन कौन से आ जाएंगे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आ जाएगी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आ जाएगी। पेशेवर समूह में कौन कौन आ जाते हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA। आजकल पैंडेमिक के दौर में IMA का नाम आपने बहुत सुना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये पेशेवर प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे ये मेडिकल से रिलेटेड है और ये किससे रिलेटेड है? ये लॉ से रिलेटेड है। उसके बाद कृषि समूह आ जाता है। कृषि समूह में के एग्जाम्पल्स हैं अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन आदि। और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ABVP और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। फिर रिलीजियस ग्रुप्स भी होते हैं, ये भी एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? धार्मिक समूहों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जमात इस्लामी। कास्ट ग्रुप्स में हरिजन सेवक संघ, नादर जाति एसोसिएशन। भाषाई समूह में तमिल संघ, आंध्र महासभा। और जनजातीय समूह में कौन कौन आ जाएगा? नागालैंड के राष्ट्रीय समाजवादी परिषद और त्रिपुरा में जनजातीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप एक एक दो याद रखिएगा। फिर विचारधारा पर आधारित भी समूह देखने को मिलते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सारे आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स हैं। दबाव समूहों की उपस्थिति को लोकतंत्र पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को मिलता है। दबाव जो समूह है इससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। सकारात्मक क्या हो जाएगा कि ये लोगों को शिक्षित करने में मदद करता है,
इसके माध्यम से डेटा जो होता है, जैसे एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप है और उनके अपने जैसे प्रोफेशनल ग्रुप है, तो उनके पास अपने से चीज़ों से रिलेटेड सारा डेटा कलेक्टेड होगा। और ये गवर्नमेंट को अगर किसी चीज़ को पॉलिसी निर्धारण में कुछ फोर्स करेंगे या कुछ प्रेशर बनाएंगे उनके ऊपर, तो इनके पास अपना डेटा होगा, एक चीज़ें होंगी कि इस बेसिस पर वो गवर्नमेंट से कुछ बात कहेंगे। तो ये डेटा संकलित भी करते हैं और विशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं अपने चीज़ों से संबंधित। एक चीज़ में ये निपुण होते हैं और उसी से संबंधित जानकारी सरकार को देते हैं। नकारात्मक क्या होगा कि ये पक्षपाती हो सकते हैं, कि इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो सब चाहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट पूरे हों और गवर्नमेंट उस हिसाब से नीति का निर्माण करे, और ये स्वायत्त अस्तित्व नहीं है इनका। ये भी एक इसका नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो ये एक प्रेशर ग्रुप्स लोकतंत्र में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और इसको कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, यदि दबाव समूहों का रचनात्मक उपयोग किया जाता है तो वे लोकतंत्र को और मजबूत करने में मदद करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर सकारात्मक रूप से यूज़ की जाएगी, कंस्ट्रक्टिवली यूज़ की जाएगी, तो वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। कहा गया है कि भारत में दीर्घकालीन रोजगार नीति का मुख्य मुद्दा रोजगार प्रदान करना नहीं, वरन श्रम शक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस कथन को विवेचन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण के मार्फत ज्ञान और दक्षता के विशेष संदर्भ में कीजिए। देश में 2000 के बाद देश में क्षेत्रवार जो रोजगार सृजन की प्रवृत्तियां हैं और जो उसके फलितार्थ हैं उनको भी समझाइए। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कहा गया है, नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द लेबर फोर्स इज द मेन इशू ऑफ अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में ये ज़रूरी नहीं है कि केवल हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या हो जाता है कि श्रम शक्ति की जो रोजगार क्षमता है उसको भी बढ़ाया जाए। इस पर हमको डिस्कस करनी है ये स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू किसके माध्यम से, क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से। और इसके साथ ही एक्सप्लेन करने हैं ट्रेंड्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन कंट्री आफ्टर 2000। तो सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंट्री में कैसा रहा है 2000 के बाद, उसको भी डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वरना एक बार फिर से पढ़िए। लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ ना पाए। देख लेते हैं। देखिए, भारत 2020 तक 29 वर्ष की औसत आयु के साथ दुनिया का सबसे युवा देश है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2020 में इंडिया की एवरेज एज क्या है, 29 ईयर्स। तो इंडिया सबसे युवा देश है, ये तो सबको पता है, लेकिन ऐसे पर ये भी पता होना चाहिए किस एज के लोग हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं रोजगार और कौशल उन्नयन यानी कि स्किल अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट तभी तो लोगों को दिया जा सकेगा जब वो स्किल्ड होंगे। यदि लोग स्किल्ड ही नहीं होंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं। तो कौशल विकास प्रक्रिया को स्कूली स्तर से ही शुरू करने की आवश्यकता है। सरकार कई सरकारी कार्यक्रम भी चला रही है और जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसमें भी वोकेशनल कोर्सेज की बात की जा रही है कि वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे ताकि थोड़ा लोग स्किल्ड हो सके, प्रोफेशनल हो सके बेसिकली। फिर हम देखते हैं कि नीति आयोग ने भारत के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति के माध्यम से कौशल की कमी की पहचान करने पर, प्रशिक्षण की आवश्यकता और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया है कि जो भी कौशल की कमी है उसकी पहचान की जाए और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाए और फिर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को शुरू किया गया है। एक मेन इसके लिए कौशल विकास के लिए मंत्रालय बनाया गया है जिससे कि स्किल डेवलपमेंट को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। इसने पीएम कौशल विकास योजना भी शुरू की गई है। इस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है पीएम कौशल विकास योजना। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में आ गया है, स्किल इंडिया मिशन को भी स्टार्ट किया गया है। तो इसको इधर ले आइएगा, यहाँ हिंदी में फिर से लिखा हुआ है कि स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया है। और 50% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, आपको पता है। स्वचालन में वृद्धि के साथ नौकरियों में भी कमी आई है, ऑटोमेशन बढ़ा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। इसलिए स्वरोजगार को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा कि लोग अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करें, अपने छोटी छोटी जो दुकानें या अपनी चीज़ों को अपने आप को
स्वयं रोजगार प्रदान करने का प्रयास करें, ठीक है, ना कि दूसरों पर निर्भर रहें, ना कि निर्भर रहें सरकारी नौकरियों पर या कि प्राइवेट जॉब्स पर, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर कहा गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और पर्यटन उद्योग ऐसे हैं जिसमें नौकरियों की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। ये दोनों, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं, ऐसा कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो ये दोनों ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर उतनी उस स्तर पर अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेसिकली होती क्या है कि जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, तो फार्मर्स क्या करें, अगर उन्हीं के पास एग्रीकल्चरल लैंड्स के पास एक ऐसी इंडस्ट्री शुरू हो सके कि जो भी इसका प्रोड्यूस है उसको वहीं पर किसी उत्पाद में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसको फूड को प्रोसेस कर दिया जाता है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो जाती है। इससे फार्मर की इनकम डबल होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, चीज़ें जो है वो वेस्ट नहीं होंगी, सेव होंगी, और इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा मिल सकता है। और पर्यटन उद्योग में भी काफ़ी नौकरी की संभावनाएं हैं। उसके बाद कहा गया है कि औपचारिक और अनौपचारिक नौकरियों के बीच में बहुत ज़्यादा असमानता है। देखिए, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा सेक्टर है इंडिया में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो वही बात की जा रही है कि इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों के बीच बहुत असमानता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है कि कौशल उन्नयन के साथ रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएं। तो कौशल उन्नयन के साथ साथ रोजगार सृजन भी किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बात की गई थी कि हमें रोज़गार ही नहीं प्रदान करना है, हमें साथ में क्या करना है, साथ में हमको उनका स्किल डेवलपमेंट भी करना है। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है, और ज्ञान और दक्षता के विशेष संदर्भ में इसको डिस्कस करना था, वो हमने देख लिया है। क्या क्या सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ कमियां हैं, जैसे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास, लोगों के पास स्किल डेवलपमेंट, लोग इतने स्किल्ड नहीं हैं, और उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कैसे उपाय किए जाएं कि ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएं, जैसे कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, और उसमें देखा गया है कि लोगों को जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी जाती है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कमियों को भी आप वहाँ पर लिख देंगे। फिर कहा गया है देश में 2000 के बाद देश में जो क्षेत्रवार रोजगार सृजन की प्रवृत्तियाँ हैं उनको भी हमें समझाना है। तो क्षेत्रवार अगर हम देखें तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की जो लगी हुई है, लेकिन इससे जो जीडीपी निकल कर आता है वो काफ़ी कम होता है, और इसमें हम देखते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम एक और वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक ही जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें 5 लोग लगे हैं, लेकिन यदि हम देखें तो उसमें सिर्फ अगर 2 लोग भी काम करें तो वो काम चल सकता है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हैं 3 लोग, वो डिसगाइज्ड रूप से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। यानी कि वो अनएम्प्लॉयड है लेकिन वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड है, इसलिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उनके लिए शब्द यूज़ होता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के रिसेंटली काफ़ी प्रयास किए गए हैं, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लाए गए, लेकिन 2000 के बाद से ही जो हमारा जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, उसका रोल उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ही रहा है, जहाँ तक कुछ उसमें महत्वपूर्ण ग्रोथ नहीं हो पाई है। और जो सेकेंडरी सेक्टर में जो और चीज़ें हैं, जो और इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में भी हम कह देंगे। सेकेंडरी सेक्टर मेनली उतने ग्रोथ नहीं कर पाया जितनी एक्सपेक्टेड थी। फिर बात आती है टर्शियरी सेक्टर, जिसमें आते हैं सर्विस, और पता है सर्विस सेक्टर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में देखने को मिली है? सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर के चलते ही आपको पता है 2000 के फर्स्ट डिकेड में ही जो आईटी इंडस्ट्रीज़ थी इस्टेब्लिश होने लगी, और सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगा, और इसका परिणाम क्या हुआ? जॉबलेस ग्रोथ के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। और इनकम इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सेक्टर वाइज हम यहाँ पर थोड़े से डिस्कस कर लिए हैं हम लोगों ने, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए थे। राइट, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में समृद्धि और विकास की प्रवृत्तियां जो हैं उनकी व्याख्या करनी है और देश में उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि आय को बढ़ाने के भी हमें उपाय सुझाने हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ये पता है आपको। क्यों कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है? क्योंकि इसकी जो आबादी है उसमें 50% से ज़्यादा लोग कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है, हालांकि यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम रहा है। और जो जीडीपी है इसमें कृषि का हिस्सा 2020-21 में 19.9% से बढ़कर 17.8%, सॉरी 2019-20 में ये 17.8% रहा है और 2020-21 में ये 19.9% रहा है। तो ये थोड़ा सा बढ़ाव हमको देखने को मिला है। ये मेनली क्यों देखने को मिला है? क्योंकि आपको पता है ये कोविड टाइम था, यहाँ पर कोरोना वायरस आ चुका था और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें सर्विसेज और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में देखने को मिला और कंपैरेटिवली सबसे कम जो इम्पैक्ट था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को मिला। इसीलिए इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, 2020-21 में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा गलत फ्रेम्ड है, इसको आप सही कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि कृषि में रिसेंटली हमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। बाकी ये 14-15%, 16% इस तरह से रहती है इसकी जीडीपी ग्रोथ में इसका हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। तो हमको यहाँ पर समृद्धि और विकास की प्रवृत्ति की व्याख्या करनी थी। रिसेंट ये रहा है हमारा, उसकी व्याख्या कर ली। और देश में उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि आय को बढ़ाने के लिए भी हमको कुछ उपाय सुझाने हैं। तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं? कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम सिंचाई को बेहतर कर सकते हैं, उधार की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ फार्मर्स को, और बेहतर परिवहन सुविधा होगी तो ये फार्मर्स के लिए अच्छा होगा। जोत का समेकन हो, यानी कि कंसोलिडेट कर दिया जाए, अलग अलग जब रहती है तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है। नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रयोग किया जाए, भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स किए जाएं, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह से हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। और हम यूज़ करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि ऐसी सीड्स को हम प्रोड्यूस करें जिनमें ज़्यादा उत्पादकता हो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग कर सकते हैं। फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन हो, इसलिए हम मिक्स्ड क्रॉपिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। एक ही फसल को बार बार उगाने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। और हम साइंटिफिक माध्यमों से ये भी देख सकते हैं कि कौन सी सॉइल कौन सी फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो यदि फार्मर्स सहारा ले, जैसे आपको पता है सॉइल हेल्थ कार्ड्स सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन जब हम फार्मर्स को ग्राउंड लेवल पर देखें तो वो उसका बेनिफिट उतना नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि उनको उतनी जानकारी नहीं है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा लें अगर फार्मर्स प्रॉपरली, तो उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही हमसे पूछा गया है कि कृषि आय को कैसे बढ़ाने के भी उपाय सुझाने हैं। तो उत्पादकता बढ़ेगी तो आय इनडायरेक्टली बढ़ेगी ही। इसके साथ ही हम लिख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए, तो ये फार्मर्स की इनकम को डबल करने में हेल्प करेंगी। साथ ही हॉर्टिकल्चर को भी बढ़ावा दिया जाए कि हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होते हैं उनको उसके लिए सही स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह अगर प्रॉपर होंगी तो फार्मर्स उनको ग्रो करके ज़्यादा कमा सकते हैं। और उनको प्रोवाइड किया जाए क्रेडिट फैसिलिटीज़, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। साथ ही उनको क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ? उनको नए नए ट्रैक्टर्स, या आप कह सकते हैं कि जो नए नए साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हों उनको वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपनी उत्पादकता बढ़ाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकें। ठीक है, और जैसे उनको फार्मर्स को जो लॉस होता है उसके लिए उनको जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं बीमा, वो समय से प्रोवाइड किए जाएं ताकि उनको लॉस ना हो। इस तरह से हम इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। देखिए, ये सारे उपायों के साथ कुछ और उपाय भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे वाटर का जो यूज़ हो वे एफिशिएंटली यूज़ करें, ज़्यादा वेस्ट ना करें, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हों। तो इस तरह से जो
फार्मर्स के खर्चे हैं वो बच सकते हैं। प्रॉपर पेस्ट मैनेजमेंट हो, इम्प्रूव्ड फार्म प्रैक्टिसेस हो, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस हो, क्रेडिट सपोर्ट हो, मार्केट को एक्सेस मिल सके फार्मर्स को ईजिली। और सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं इस दिशा में उनको भी हमें मेंशन करना होता है कि सरकार के जो प्रयास हैं उनको यदि हम बताएंगे तो वो हमारा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है कि फार्मर्स को लॉस जो हो उसको उसके लिए उनको प्रॉपर बीमा दिया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। इसके साथ ही इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स भी की जा रही है जिससे कि जो फार्मर्स का आउटपुट है और जो उनकी फार्म इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। और ऑपरेशन ग्रीन्स चलाया गया है। ये किसके लिए चलाया गया है? टोमेटो, अनियन और पोटैटो टॉप के लिए, ठीक है, जिससे कि इनकी जो पेरिशेबिलिटी होती है कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं वो ऐसे ख़राब ना हो और इनका सही समय से उपयोग किया जा सके। पीएम किसान संपदा योजना, इसके साथ ही ई नाम स्टैब्लिश किया गया था कि फार्मर्स को जो नेशनल मार्केट में एक्सेस मिल सके, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बन सके, राइट। तो इस तरह के मिशंस भी आप उनको लिख सकते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। और कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस यहाँ पर हमको नहीं लिखने हैं लेकिन मैं डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर। जैसे चैलेंजेस क्या हो जाएंगे कि इंडियन फार्मर्स जो हैं वो किस पर डिपेंडेंट है? इरिगेशन के लिए मॉनसून पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट है वो उनको टाइम से नहीं मिलता है, उसमें रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है प्रॉपर। लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं है प्रॉपर। और साथ ही जो फार्मिंग से रिलेटेड एलीट सेक्टर्स हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशिंग, इनको प्रॉपर बूस्ट नहीं दिया गया है जिससे कि जो फार्मर्स की इनकम है वो उस स्तर से नहीं बढ़ पा रही है। और फार्म मैकेनाइजेशन जो है इंडिया में काफ़ी कम है। केवल आप समझ लीजिए सारे फार्मर्स में 40% केवल फार्मर्स के पास ही ये मैकेनाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि दूसरी कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें, चाइना को ले लें तो वहाँ पर 60% है ये डेटा, राइट। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर अभी ये जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होते हैं वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमने इनको डिस्कस कर लिया है। तो इसी से आप वे फॉरवर्ड निकाल कर अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि हाल की अवधि में पंचायत व्यवस्था के सशक्तिकरण के माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन भारत की आयोजना का केंद्र बिंदु है। इस कथन की व्याख्या करते हुए एक समन्वित प्रादेशिक विकास नियोजन की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और संविधान के 73वें और जो 74वें संशोधन है इनके बाद विकेंद्रीकृत नियोजन के परिदृश्य का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो फिर से एक लंबा क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। कहा गया है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थ्रू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायत सिस्टम इज द फोकस प्लानिंग इन द रीसेंट टाइम्स। तो डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है? प्लानिंग, कि हम प्लानिंग को कैसे करें कि वो लोगों में डिवाइड होती जाए, और जैसे यहाँ पर 3 लोग कर रहे थे तो यहाँ पर और लोग करने लगे, फिर यहाँ पर और लोग। तो वैसे ही सेंट्रल, स्टेट और ग्राउंड लेवल पर, विलेज लेवल पर हम देखते हैं पंचायती राज सिस्टम। कहा गया है while explaining the statement suggest a blueprint for an integrated regional development plan। तो ये हमको सजेस्ट करना है, साथ में हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिनेरियो जो इंडिया में लाया गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो फिलहाल हम देख लेते हैं विकेंद्रीकृत नियोजन क्या है। ये एक प्रकार की योजना है जहाँ पर जो स्थानीय संगठन है और संस्थाएं हैं ये केंद्रीय निकाय के हस्तक्षेप के बिना योजना तैयार करते हैं और उसको अपनाते हैं, कार्य निष्पादित करते हैं और योजना का पर्यवेक्षण करते हैं। मतलब कि जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वही अपनी योजनाएं तैयार करता है और वही उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये हो गया हमारे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद और माइक्रो लेवल प्लानिंग की योजना बनाकर प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की कोशिश की थी। सबसे पहले क्या बनाया था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और माइक्रो लेवल प्लानिंग कमीशन यानी कि जो योजना आयोग है इसने 7वीं योजना के बाद से विकेंद्रीकृत योजना की शुरुआत की थी, 7th प्लान के बाद से। और बाद में हम देखते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं और जो शहरी निकाय हैं यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़, इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। और नीति आयोग की स्थापना भारत में विकेंद्रीकृत योजना की दिशा में एक और कदम है। आपको पता है कि जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जो था
उसमें किसकी बात होती थी, वो टॉप डाउन अप्रोच की बात करता था, जबकि जो नीति आयोग है ये बात करता है बॉटम अप अप्रोच की। तो ये नीचे से प्लानिंग को ऊपर ले जाने की बात करता है, और जो प्लानिंग कमीशन है वो ऊपर से चीज़ों को नीचे लाने की बात करता था। तो एक तरह से नीति आयोग फोकस करता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर। ठीक है, राज्यों को ज़्यादा रोल दिया जाता है, उनके ज़्यादा विचार विमर्श लिए जाते हैं नीतियों के निर्माण में। यही एक मुख्य रीज़न रहा है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। फिर हम देख लेते हैं विकेंद्रीकृत योजनाएं के बारे में। हमने योजनाओं के बारे में समझ लिया, उसके बाद इसकी समस्याएं क्या हैं। संविधान ने विकेंद्रीकरण को राज्य सरकार के विवेक पर सौंप दिया है, जिसमें पूरी तरह से वित्त पोषण शामिल है, लेकिन वित्त के स्रोतों का स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया है। तो संविधान में ये नहीं निर्देशित है कि जो वित्त स्रोत है वो किस तरह से डिवाइडेड होंगे। संविधान विकेंद्रीकरण का कोई भी पैटर्न प्रदान नहीं करता है, तो ये कोई भी प्रॉपर पैटर्न संविधान में नहीं दिया हुआ है, एक ये भी प्रॉब्लम है। और स्थानीय निकायों के पास कोई स्वतंत्र राजस्व की उपलब्धता नहीं है। तो हम देखते हैं मेनली जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स हैं या लोकल जो भी बॉडीज़ हैं, ये डिपेंडेंट रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में अपने फंड्स के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट्स उनको यदि प्रॉपरली टाइमली फंड्स नहीं प्रोवाइड करते तो ये चाहकर भी कोई भी योजना या कोई भी नीति लागू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो विकेंद्रीकृत प्लानिंग है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, उसके समक्ष समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राइट, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आसान तंत्र की अनुपस्थिति है, कोई भी प्रॉपर ईजी वहाँ पर तंत्र उपस्थित नहीं है, जिससे ये विकेंद्रीकृत योजना एक समस्या का रूप धारण कर लेती है। राइट, इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि इनके पास जो लोकल बॉडीज़ हैं इनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं होता है, इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो काफ़ी अनटाइमली और डिले हो जाते हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, स्पेंडिंग के लिए ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, और करप्शन भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ सजेशंस हैं। सजेशंस क्या हो जाएंगे कि इनको थोड़ी ज़्यादा पावर्स दी जाएँ कि ये टैक्स कलेक्ट कर सकें, इसके लिए प्रॉपर नियम बनाए जाएँ। स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ा इनके साथ ऐसी पॉलिसी का निर्माण करें जिससे ये टैक्स कलेक्शन और अपनी नीतियों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके। जो इनके पास स्टाफ की कमी है तो प्रॉपर स्टाफ को रिक्रूट किया जा सके और टेक्निकल स्टाफ को रिक्रूट किया जा सके। टैक्सेशन जो है लोकल लेवल पर, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा आसान बनाया जाए, और एक बॉटम अप प्लानिंग हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट बताएं उनको। इसके साथ ही इसके बजाय क्या हो कि स्टेट गवर्नमेंट से चीज़ें नीचे जाएं, जो लोकल लेवल पर हैं चीज़ें, पॉलिसीज़ बनाने में इनका भी सहयोग लिया जाए। लोकल बॉडीज़ जो हैं इनसे भी स्टेट गवर्नमेंट सहायता ले, ना कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको डायरेक्शंस दे। ठीक है, तो एक बॉटम अप प्लानिंग में इनका भी साथ होना चाहिए, और पंचायत्स को, लोकल बॉडीज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, फंडिंग दी जानी चाहिए, इनकी फंडिंग में डिले ना हो ताकि प्रॉपरली और टाइमली चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसके साथ हम इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा है, जिसने जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है कंट्री की उनको एनहांस किया है, उनको इंक्रीज़ किया है बस। और इसके साथ ही हम इसको और जो इसमें कमियां हैं यदि उनको दूर करें तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और जो गांधी जी का विजन रहा है ग्राम स्वराज का, उसको भी पूरा किया जा सकता है। राइट, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है भारत में सार्वजनिक वस्तु अनुदान, मेरिट वस्तु अनुदान और गैर मेरिट वस्तु अनुदान से आपका क्या मतलब है। देश में खाद्य उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी की समस्या और हाल की जो प्रवृत्तियां हैं उनको समझाना है। तो यहाँ पर और तथा दोनों लिख गया है, एक हटा लीजिएगा। तो सब्सिडी क्या होती है मेनली, ये आमतौर पर सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक अनुदान है। तो सब्सिडी को पहले आप डिफाइन कीजिए। फिर सब्सिडी का आकलन जो मानक है वो वर्गीकरण द्वारा सार्वजनिक, मेरिट और गैर मेरिट में किया जाता है। इसका जो आकलन मानक है इसको डिवाइड किस में किया जाता है, सार्वजनिक सब्सिडी, मेरिट सब्सिडी और गैर मेरिट सब्सिडी। सार्वजनिक वस्तु अनुदान वह वस्तु है जिसके उपयोग से व्यक्तियों को प्रभावी रूप से बाहर नहीं किया जा सकता और जहां एक व्यक्ति द्वारा उपयोग दूसरे के लिए उपलब्धता को कम नहीं करता। तो ये पब्लिक गुड हो गई, जैसे कि ताज़ी हवा, फ्रेश एयर जो है, ये इसका उपयोग ऐसा नहीं कि यदि एक व्यक्ति कर दिया तो दूसरे की उपलब्धता कम हो जाएगी। ये हो गया
पब्लिक गुड यानी कि सार्वजनिक वस्तु। मेरिट वस्तु क्या हो गई? जब एक वस्तु का उपयोग किया जाता है तो सार्वजनिक लाभ निजी लाभ से अधिक होता है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे प्रसारी बीमारी के खिलाफ टीकाकरण, तो इसमें जो है ये पब्लिक बेनिफिट ज़्यादा होगा प्राइवेट बेनिफिट से। और गैर मेरिट वस्तु क्या होगा? जिसमें जिनकी खपत व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की ओर ले जाती है, तो जैसे कैश ट्रांसफ़र है, तो इसमें जो व्यक्तिगत है, जो व्यक्ति है, उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा और बाकी उससे दूसरी चीज़ों का मतलब नहीं है, राइट। तो भारत में खाद्य उर्वरक और ईंधन सब्सिडी का प्रचलन है। देख लेते हैं, सरकार अपनी जो कुल सब्सिडी है इसका लगभग 30% जो है वो भोजन, ईंधन और उर्वरक पर खर्च करती है, ठीक है, यानी फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र, FFF। और 2021-22 में यदि हम देखें तो खाद्य उर्वरक और पेट्रोलियम पर सरकार की जो सब्सिडी है ये कितनी रही है? ये रही है 3.35 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, और ये इतनी आंकी गई है। और उसके बाद ये 2020-21 के बजट के अनुमान से 47% बढ़ गई है, 47% बढ़कर 2.28 लाख करोड़ रुपए हो गई है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं इसको फिर से एक बार। ये 2020-21 में कितनी थी? ये थी 2.28 लाख, जो 2021-22 के लिए कही गई है 3.35 लाख। मतलब जो सब्सिडी है उसमें 47% के इजाफे का अनुमान है, जो ये बढ़कर इतनी हो गई है 47%, 2.28 लाख से 3.35 लाख। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, इसको सुधार लीजिएगा इस वाले स्टेटमेंट को। और ये जो सब्सिडी है, सब्सिडी मूल्य और वितरण तंत्र के काम में विकृतियों के लिए जिम्मेदार होती है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर? जो सब्सिडी है उससे मेनली चीज़ें सस्ती दी जाती हैं, सरकार सब्सिडी दे देती है, तो जो लोग होते हैं बेसिकली उनको चीज़ें, वस्तुएं सस्ती पड़ती हैं। इससे क्या होता है कि जो मूल्य और वितरण तंत्र है ये प्रभावित होता है। इसलिए सरकार वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करने के बजाय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के संदर्भ में सोच रही है। तो इस तंत्र को प्रभावित ना हो, ये तंत्र प्रभावित ना हो, इसलिए सरकार क्या करे कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उनके अकाउंट में यदि पैसा डाल दिया जाए तो अपने अनुसार चीज़ों को खरीद सकते हैं। और यहाँ पर ये जो तंत्र है, मूल्य और वितरण तंत्र, वो प्रभावित नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में समस्या पूछी गई है, तो हम कुछ समस्याएं और डिस्कस कर लेते हैं। तो सब्सिडीज से रिलेटेड एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो सरकार का डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट, वो बढ़ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो प्राइसिंग का इकोनॉमिक प्रिंसिपल है वो ख़राब हो जाता है, वो गलत चला जाता है। साथ ही रिसोर्सेज का भी वेस्ट होता है कि हम सब्सिडी देकर लोग उसका ज़्यादा बेनिफिट लेने का प्रयास करते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं। और अगर हम देखें तो WTO, जिसका इंडिया मेंबर है, उसके द्वारा भी सरकार पर प्रेशर डाला जाता है कि वो फूड सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी ना दे, ठीक है, एग्रीकल्चर में सब्सिडी ना दे। इसके साथ ही जो इनएफिशिएंट यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, वाटर वगैरह का ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर हम ज़्यादा खाद्य और फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम में यदि सब्सिडी देती है सरकार तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर का नहीं पूछा है तो WTO वाला पॉइंट आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली सरकार ने इन पर सब्सिडी को बढ़ाया है, तो रीसेंट ट्रेंड भी डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात की गई है कि प्रदूषण भारत के लिए गंभीर खतरा बन गया है, कारणों की पहचान करना है और इंगित करें कि सरकार द्वारा कौन से अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए और जनता द्वारा स्वेच्छा द्वारा कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम पोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। ये पर्यावरण में हानिकारक सामग्रियों की शुरुआत है। इसके कारण क्या है? एक, ये गंभीर खतरा बन गया है, हमको कारणों की पहचान करनी है पोल्यूशन के। तो सबसे बड़ा कारण हो जाएगा हमारे सामने जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद क्या कारण हो जाएंगे? डिफॉरेस्टेशन एक इम्पॉर्टेंट कारण है। फिर क्या कारण हो जाएगा? औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमको देखने को मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण हो जाता है। उसके बाद शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है किसका? प्रदूषण का। प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। तो ये सारे, लेकिन ये बेसिक रीजंस हैं। और भी हम कुछ और भी पॉइंट्स को लिख सकते हैं, कुछ इसमें डेटा भी दे सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अंतर्गत एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है।
और साथ में हम कह सकते हैं क्या क्या रीजंस दे सकते हैं कि फैक्ट्रीज़ की ज़्यादा स्थापना हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन देख लिया है हमने, और व्हीकुलर एमिशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गार्बेज बर्निंग की वजह से भी होता है, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से को बर्न करने से भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनको हम लिख सकते हैं। और थोड़े से और पॉइंट्स आप सोचिएगा, ये इजी पॉइंट होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कुछ ही पॉइंट्स लिख पाते हैं। तो एक बार सोचिएगा, और कौन से कॉजेज़ हैं पोल्यूशन बढ़ने के, उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जो भी आप रिसेंट डेटा पढ़ें उसको भी क्वेश्चन में ज़रूर ऐड करें। फिर हम देखते हैं सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो कृषि रसायनों के उपयोग के लिए विशिष्ट मानकों की स्थापना की गई है, कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं एग्रीकल्चरल केमिकल्स के लिए, कि सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो। प्रदूषण रोधी शोधों के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही पर्यावरण की समस्या से संबंधित जानकारी के लिए मीडिया की भी हेल्प ली जा रही है। नगर पालिका के कचरे और सीवेज के लिए पुनर्चक्रण संयंत्रों की स्थापना की जा रही है, यानी कि रिसाइकलिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। अपशिष्टों के निर्वहन के लिए जो वेस्ट है, इसके निर्वहन के लिए उद्योगों पर प्रदूषण विरोधी कर लगाया जा रहा है, एंटी पोल्यूशन टैक्स लगाया जा रहा है, जो भी वो एफ्लुएंट्स निकालते हैं उसके लिए, ताकि वो कम से कम कचरा उत्पादित करें। उसके बाद जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, एंटी पोल्यूशन टैक्स लगाया जा रहा है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये सारे प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे कि पोल्यूशन को रोका जा सके। इसके साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जारी किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि कहाँ की एयर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। फॉरेस्टेशन के भी एफॉरेस्टेशन के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। और सरकारों के द्वारा, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो वृक्षारोपण होता है उसमें रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा वृक्षों को लगाकर, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम दे सकते हैं। उसके बाद हम नागरिकों की भूमिका में अगर हम देखें तो हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे सकते हैं, इंस्टेड कि हम अपने प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करें, बिजली को कम से कम यूज़ करें, फालतू वेस्टेज ना करें, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करें, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, सोलर कुकर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ प्रयास नागरिकों के द्वारा भी किए जा सकते हैं। और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या इसमें आंसर करेंगे, और कौन से पॉइंट्स हैं तो उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की उपलब्धियों से हम किस तरह हम उसको देखते हैं, और उसके अगले रोमांचक लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर हमको इसरो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसने कई सारी अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं तब से। और इसरो की आश्चर्यजनक उपलब्धियों के माध्यम से भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकी है, इसरो के ही प्रयास रहे हैं। इनकी उपलब्धियां अगर हम देखें तो आर्यभट्ट, ये भारत का पहला उपग्रह था। उसके बाद इनसैट श्रृंखला, जो इनसैट सीरीज आई थी, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसको बोलते हैं। उसके बाद IRNSS उपग्रह, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था 2008 में, मंगलयान भेजा गया 2014 में, और 2014 में GSLV MK3 लॉन्च किया गया था, जो एक क्रू कैप्सूल है, और इसको अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। 2017 में एकल रॉकेट का उपयोग करते हुए 104 उपग्रह लॉन्च किए गए। देखिए, इसरो की उपलब्धियां बहुत सारी हैं, और अगर आप इनको एक बार देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमें मेंशन करना है। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपको याद आए, जो भी इम्पोर्टेंट हो, जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हो, उनको भी ज़रूर मेंशन करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को मेंशन करें, और जिस हिसाब से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है और स्पेस है, उस हिसाब से आप इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन आगे होने वाले जो मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आगे होने वाले कुछ मिशंस के बारे में ही हमको पता होता है। देखिए, रिसेंटली चंद्रयान 2 जो मिशन था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, आपको पता है, तो उसको हम नहीं यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम
आदित्य मिशन की बात करेंगे। ये एक सोलर मिशन है। इसको PSLV C56 से दिसंबर 2021 ये जनवरी 2022 में लॉन्च करने की बात की गई है। गगनयान मिशन ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें लोगों को भेजा जाएगा। 2022 तक 3 सदस्यीय चालक दल 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाना है। चंद्रयान 3 की बात की गई है। यह भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन होगा जो 2022 में लॉन्च होना है। उसके बाद वीनस में भी शुक्रयान, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, शुक्रयान को भी भेजे जाने की बात की गई है। ये शुक्रयान, यह गलत थोड़ा सा लिख गया है, ये शुक्र के लिए प्रस्तावित है। 2024-2026 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आगे आने वाले मिशन हैं ये इम्पॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। और इसरो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है इंडिया को स्पेस सेक्टर में एफिशिएंट बनाने में और इंडिया के स्पेस डेवलपमेंट में। ठीक है, स्पेस में जो भी इंडिया के अचीवमेंट्स रहे हैं उसके लिए उसका श्रेय किसको जाता है? इसरो को ही जाता है। तो इस तरह से कुछ आप 1-2 लाइन ऐड करके इसको कंक्लूड कर सकते हैं और इसके जो भी रिसेंट मिशंस या जो भी इसरो के द्वारा प्रयास किए गए हैं उनको भी मेंशन कर दीजिए। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ है और नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे 56 से 59 GS पेपर 2 को BPSC के। तो अभी के लिए थैंक यू।